दोस्तों, हमारे भारत के संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला पार्ट है उसका आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंडेवर टुवर्ड्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। सितंबर 2018 में 21st लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर को रिलीज किया। इसका नाम था रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ। लगभग 2 सालों तक 21st लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन किया। 75,000 से ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्सेज भी दिए इस पर्टिकुलर कंसल्टेशन पेपर को लेकर। ऑफ कोर्स इट इज अबाउट यूसीसी। तो एक बहुत वाइड कंसल्टेशन जो है वो 21st लॉ कमीशन ने किया, लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और उसके बाद 21st लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यह कहा कि इस स्तर पर यूसीसी न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। इसी के साथ साथ यूसीसी ने यह भी कहा कि इसके परामर्श में हितधारकों के बीच आम सहमति का अभाव है। यूसीसी जो 21st लॉ कमीशन है उसने यूसीसी के बारे में यह कहा कि नाइदर यूसीसी इज नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ये 2018 की बात है। 21st लॉ कमीशन ने उस समय पर यह भी सजेशन दिया था कि जो फैमिली और पर्सनल लॉज हैं उनमें सरकार को बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। यूसीसी को इंट्रोड्यूस करने की अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों 2023 में 21st लॉ कमीशन, जिसके अध्यक्ष हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी साहब जो हैं ये कर्नाटका हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थे। और अब जो 22nd लॉ कमीशन है उसने 30 दिनों का वक्त दिया है, 30 डेज, और एक नई डिस्कशन जो है उसकी शुरुआत की है यूसीसी पर। तो मैं, आप, हम सब यानी कि जनरल पब्लिक, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूसीसी पर हमारे जो विचार हैं, हमारे जो सुझाव हैं, हमारी जो कमेंट्स हैं वो लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। अलग अलग सोर्सेस है, ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सुझाव जो हैं वो 22nd लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। तो 22nd लॉ कमीशन ने एक पब्लिक नोटिस इश्यू की है और इसमें कहा है, with regard to the reference dated 17th June 2016 sent by the Ministry of Law and Justice, the 22nd Law Commission of India is examining the subject matter of यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब यह है कि यूसीसी को लेकर अब फिर से लॉ कमीशन जो है वो इसका एनालिसिस कर रहा है, इसको समझने का प्रयास कर रहा है, लोगों से ओपिनियन मांग रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आज की हमारी इस डिस्कशन में हम इस विषय पर यानी कि यूसीसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली है क्या उसको समझते हैं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को समझेंगे। उसके बाद हम क्रिटिक्स जो हैं यूसीसी के बारे में क्या कहते हैं इसको समझेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड क्या है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि 22nd लॉ कमीशन का क्या कहना है, और जो 21st लॉ कमीशन ने जो फैमिली और पर्सनल लॉज में बदलाव के बारे में बात की थी उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली है क्या। हमारे देश भारत की बात करें तो जो क्रिमिनल लॉ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, राइट, तो आईपीसी, सीआरपीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हर एक पर इक्वली एप्लीकेबल हैं। कोई मर्डर करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आईपीसी, सीआरपीसी जो है वो इस प्रकार के डिफरेंशिएशन नहीं करती है कि हिंदू मर्डर करेगा तो इतनी सज़ा, मुस्लिम मर्डर करेगा तो इतनी सज़ा। सभी के लिए क्रिमिनल लॉज जो है वो इक्वल हैं। लेकिन हमारे देश में जो सिविल लॉज हैं वो अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग हैं। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो पर्सनल लॉज जो अलग अलग धर्म और कस्टम्स और प्रैक्टिसेस पर आधारित हैं, तो इन सारे पर्सनल लॉज को यूसीसी रिप्लेस करना चाहता है। और किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहता है? एक यूनिफाइड कोड से। यूनिफाइड कोड यानी कि एक समान नागरिक संहिता जिसमें जो मैरिज के लॉज हैं, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सारे अलग अलग मैटर्स जो हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे नागरिकों के लिए एक समान होंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड के क्यों ना हो।
तो मैरिज की बात करें, फॉर एग्जांपल हिंदूज जो हैं वो एक ही शादी कर सकते हैं, एक टाइम पर एक ही शादी कर सकते हैं। मुस्लिम्स के बारे में कि जो मुस्लिम मैन हैं वो एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग शादियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये पर्सनल लॉज के आधार पर हैं। तो यहाँ पर एक यूनिफाइड कोड आएगा कि हर एक के लिए एक ही प्रकार के मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर। अब बेटियों को कुछ रिलीजन जो है वो जो ज़मीन जायदाद है या फिर जो फैमिली प्रॉपर्टी है तो उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक इक्वल राइट देती है। कुछ रिलीजियंस में इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। एडॉप्शन को लेकर भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को यूसीसी जो है वो रिप्लेस करना चाहता है। इंडिया में जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो अपने अपने खुद के पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदूज जो हैं वो हिंदू पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स जो हैं ये इस्लामिक पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने क्रिश्चियन पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं। अब ये अलग अलग पर्सनल लॉज जो हैं इनका प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया, इनके प्रोविजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग है। और इसकी वजह से जो बड़ा इश्यू होता है वो ये है कि लीगल फ्रेमवर्क जो है वो अलग अलग रिलीजन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बनाने पड़ते हैं या फिर अलग अलग रखे गए हैं। तो यूसीसी का जो मेन आइडिया है वो यही है कि सारे अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं उन सभी के लिए एक ही यूनिफाइड कोड हो। और इसी के साथ साथ यूसीसी जो है वो जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करना चाहता है। ये भी यूसीसी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यूसीसी जो है इट विल एंश्योर कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, उन सभी को इक्वल राइट्स और इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, राइट। और पर्सनल लॉज जो अलग अलग धर्म पर आधारित हैं उनकी जो एक सबसे नेगेटिव बात है वो ये है कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी हैं। पर्टिकुलरली महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पर्सनल लॉज है वो महिलाओं को इक्वल नहीं मानते हैं या फिर उनको वो इक्वालिटी नहीं मिलती है। तो यूसीसी जो है वो इस चीज़ को भी रिप्लेस करेगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये हो गए यूसीसी के साथ जुड़े हुए पॉजिटिव पॉइंट्स। क्रिटिक्स का क्या कहना है? क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो हमारा देश है भारत और हमारा संविधान जो है वो रिलीजन को लेकर एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो अगर यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज जो है वो इम्पोज किए जाएंगे तो जो रिलीजियस फ्रीडम है और जो लोगों की जो कल्चरल स्वतंत्रता है तो इसका हनन होगा। यूसीसी जो है वो इन चीज़ों का हनन करेगा। दूसरी चीज़, जो यूसीसी के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं ये पर्सनल लॉज जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनके साथ बहुत ही डीपली रूटेड हैं। तो इसी वजह से पर्सनल लॉज को हमें कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए, ऐसा यूसीसी के क्रिटिक्स कहते हैं, राइट। तो दिस आर द 2 पॉइंट्स अगेंस्ट यूसीसी। अब दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका स्टैंड क्या है? अब मोदी सरकार जो है उनकी एक सिग्नेचर थीम है, वो यूसीसी को लाना चाहते हैं। एक लंबे समय से कोशिश भी चल रही है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वे सारे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन राज्य सरकारों को कहा है कि आप इस दिशा में कुछ कदम उठाइए, आप इस दिशा में थोड़े आगे बढ़िए। तो उत्तराखंड जो हैं, उत्तराखंड और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने एक कमेटी भी गठित की और उत्तराखंड की कमेटी जो है उन्होंने तो यूसीसी पर सारी डिस्कशंस और बेसिकली उन्होंने तो अपना काम जो है वो ख़त्म भी कर दिया है, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। दूसरी चीज़, जो पिछले 2 लोकसभा पोल्स में बीजेपी जो है वो काफ़ी मेजोरिटी से जीतती आई है और वो यूसीसी उनके मैनिफेस्टो का भी पार्ट रहा है, लेकिन राज्यसभा में उतने ज़्यादा नंबर्स ना होने की वजह से जो मोदी सरकार है वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाई है। अब ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ एक्टिविस्ट जो हैं, यहाँ पर सारी ऑपोजिशन पार्टीज नहीं, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक होना चाहूँगा कि कुछ ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ एक्टिविस्ट जो हैं, तो वो पहले यूसीसी को सपोर्ट करते थे और उसके बाद बहुत सारे
ऐसे ओपोजिशन पार्टीज, इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट जो हैं वो फिर यूसीसी का विरोध करने लगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो हैं उनका एक तबका है जो यूसीसी के खिलाफ है। वो कहता है कि हमारा जो पर्सनल लॉ है वही हम फॉलो करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ओपोजिशन पार्टीज और इंटेलेक्चुअल्स और कुछ एक्टिविस्ट जो हैं उनका कहना यह है कि अगर वो यूसीसी को सपोर्ट करेंगे तो फिर उनको मुस्लिम का सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द रीज़न। दूसरी चीज़, ओपोजिशन पार्टीज जो हैं, अगेन कुछ ओपोजिशन पार्टीज, कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ एक्टिविस्ट्स का ये भी मानना है कि बीजेपी और आरएसएस जो हैं, एक बार फिर यूसीसी आ गया तो फिर या फिर यूसीसी के माध्यम से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, राइट, उनको टारगेट करना चाहती हैं। ये भी कुछ ऐसी पार्टीज और लोगों का मानना है। बीजेपी जो है उसका कहना यह है कि ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर और कुछ नहीं कर रही है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है। तो एज वी कैन सी, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं रूलिंग एज वेल एज ओपोजिशंस, तो उनके बीच में इस प्रकार की तू में यूसीसी को लेकर लंबे समय से चल रही है। नाउ डियर फ्रेंड्स, 22nd लॉ कमीशन जो है उसका कहना यह है कि लगभग 3 सालों का वक्त जो है वो बीत चुका है। जब 21st लॉ कमीशन ने डिस्कशन की शुरुआत की, कंसल्टेशन की शुरुआत की, और तब से लेकर आज तक 3 साल हो चुके हैं। और ये जो सब्जेक्ट है यूसीसी का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अलग अलग कोर्ट्स ने भी इस सब्जेक्ट पर कुछ आदेश दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं, और क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 22nd लॉ कमीशन जो है वो फिर से एक फ्रेश कंसल्टेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक पर करना चाहता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि 30 दिनों का वक्त दिया गया है, और इसमें 22nd लॉ कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति इन पर्सन यानी कि फेस टू फेस 22nd लॉ कमीशन के साथ बैठकर यूसीसी पर डिस्कशन करना चाहता है, तो इस चीज़ का भी ऑप्शन जो है वो 22nd लॉ कमीशन ने ओपन रखा है। 22nd लॉ कमीशन ने यह भी कहा है कि मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक और निर्विवाद तर्कों के साथ हमारी विविधता को समेटने के प्रयास किए जाने चाहिए। Efforts have to be made to reconcile our diversity with universal and indisputable arguments on human rights। इससे पहले का जो लॉ कमीशन था, 21st लॉ कमीशन, तो 21st लॉ कमीशन ने यह कहा कि यूसीसी लाने से अच्छा होगा कि हम जो कुछ ऐसे लॉज हैं, जैसे कि मैरिज के लॉज हैं, तो इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए कि हर कोई जो है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेट्स से लड़का जो है तो उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, लड़की की एज 18 प्लस होनी चाहिए। अब ये भी बात आ रही है कि लड़की की एज जो है वो भी 21 करने के बारे में सोच रही है सरकार। इस पर और ज़्यादा मैं गहराई में नहीं गया हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि यूनिफॉर्म मैरिज एज होनी चाहिए। अगर मुस्लिम लॉ जो है तो उसमें एडल्ट्री पर डिवोर्स का प्रावधान नहीं है, तो फिर सरकार इसमें लॉ में चेंजेस करे कि अगर कोई एडल्ट्री यानी कि शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो हस्बैंड या फिर वाइफ अगर चीट करता है किसी दूसरे, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका, तो फिर इसके आधार पर मुस्लिम लॉ में चेंजेस होने चाहिए कि वो डिवोर्स फाइल कर सके या फिर उनको डिवोर्स मिल सके। और चाइल्ड मैरिज जो है तो इस पर बैन होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो 21st लॉ कमीशन ये कहता था कि इस प्रकार की एक यूनिफॉर्मिटी हम अलग अलग टॉपिक्स पर लेकर आए तो अच्छा होगा। 21st लॉ कमीशन का ये भी ऑब्जर्वेशन था कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, तो उनको एक साथ एक बॉक्स में फिट करने की जो एक ज़ोर से एक फोर्सफुली हमें फिट करने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस 21st लॉ कमीशन के रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये डिस्कशन है, तो उसमें मैंने कोशिश की है कि हम अलग अलग एंगल से इस यूसीसी को देखें, और यूसीसी एक्चुअली क्या है, क्या करना चाहता है, क्रिटिक्स का क्या कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या कहना है, लॉ कमीशन जो है 22nd लॉ कमीशन वो क्यों आगे बढ़ना चाहता है, 21st लॉ कमीशन ने क्या कहा था, ये सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया है। होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी ऑन यूसीसी। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, दिस इज प्रशांत मावनी। आई विल सी यू सून with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.